ऐसे समाज में जब आजकल लोग अपने घर के बगल में रहने वाले का नाम नहीं जानते, इसका नाम पूरा जिला जानता है क्योंकि इसकी डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक आई है। सर सभी टीचर्स यही बोलते थे हमारे पास पढ़ो, हमारे पास पढ़ो, हम तुमको प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, हम तुम्हारे ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर ऐसा सभी करते थे, लेकिन सर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी बात। अंशुपाल ने इस लाइब्रेरी में पढ़कर 5th रैंक प्राप्त की है, तो हम यहाँ हैं। सर ये मेरा स्टूडेंट अंशु का ये 18 नंबर पे बैठ, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ बैठकर इतिहास लिखा जा सकता है। विद्याकुल का कितना योगदान रहा सर, ये जो भी है सर, जो भी है सब विद्याकुल का ही है। प्यारे साथियों, आप हमें देख रहे हैं विजय यात्रा में। जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो हम रिजल्ट के बाद निकलते हैं बाहर कैमरे से की दुनिया से, उस कमरे से जहां हम पढ़ाते हैं, ये देखने के लिए कि जिनको हमने साल भर संवारा उन्होंने क्या कीर्तिमान रचे। उसी की पहली कड़ी में हम पहुंचे हैं बक्सपुर राधानगर में, यही गांव का नाम है बक्सपुर राधानगर, जो कि फतेहपुर ज़िले में है। और हम एक बच्ची के साथ हैं, ये अपना परिचय खुद ही देगी। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में, पूरे फतेहपुर में, ऐसे समाज में जब आजकल लोग अपने घर के बगल में रहने वाले का नाम नहीं जानते, इसका नाम पूरा जिला जानता है क्योंकि इसकी डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक आई है, 5वीं रैंक आई है। कितने नंबर लाई है, कितने में लाई है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, वो सारी बात ये खुद बताएगी। सबसे पहले अपना परिचय देगी, तो बेटा बताओ। मेरा नाम सर अंशुपाल है और मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में रहती हूँ। सर जैसा कि सर ने बताया कि मैं बक्सपुर राधानगर में रहती हूँ। मैं विजय बैच से पढ़ी हुई हूँ और मैं इंटर में मैंने रामा ग्रेडी इंटर कॉलेज से किया है। सर मेरे टोटल नंबर 457 थे। घबराना नहीं है पहली चीज। जी सर। ये तुम्हारे जीवन की शुरुआत का पहला जी सर। इंटरव्यू है, पता नहीं तुम्हें कितने देने हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जी सर। पिताजी का नाम बताओ। सर मेरे पिताजी का नाम श्री रामेश्वर प्रसाद क्या पाल करते हैं है। पिताजी? सर टीचर हैं, गवर्नमेंट और पढ़ाते माताजी? हैं। सर माताजी हाउस वाइफ है। गवर्नमेंट टीचर हैं पिताजी? शिक्षा मित्र हैं सर। पढ़ाई का माहौल, पिता शिक्षक हों तो पढ़ाई का माहौल घर में ऐसे रहता है कि आप बच नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ता है। जी सर। तो विजय बैच से तुम थी, कौन से तुम्हारे सबसे फेवरेट टीचर थे? सर फेवरेट टीचर बताओ तो ऋषि सर थे और सेकंड नंबर पर सुमित सर थे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, सुमित सर तुम्हारे फेवरेट टीचर थे और एक कीर्तिमान भी रचा है तुमने। यस मैथ सर। में कितना नंबर आया? सर 100 में 100 आए मेरे। कैसा लग रहा है सुमित सर आपको? मैं बच्ची से नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 100 में 100। मतलब अक्सर मैं डे 1 से जब पढ़ाना शुरू करता हूँ तो इसी थॉट से शुरू करता हूँ, अगर बच्चे ने मैथ्स लिया है तो वो 100 में 100 लेकर आए, और उसमें अंशु ने बाजी मारी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद मेरा ये पहला इंटरव्यू है जो मैं इस बार शुरू किया हूँ, और मेरी और आपकी बात हो रही थी तो 100 में 100 से शुरू किया हूँ। बाकी आगे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ हमें जाना है, पर इन जनरल मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज अंशु को भी अच्छा लगना चाहिए क्योंकि जहाँ बैठ के तुम अभी तक देखती थी, अब यहाँ से लोग तुम्हें देख रहे हैं, है ना? तो अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से पढ़ाई करती थी, तुम्हारा दिन का शेड्यूल क्या होता था, और किस तरह से तुम सुबह उठती थी फिर पढ़ाई करती थी? सर मैं सुबह 6 बजे के समथिंग उठ जाती थी। सर अपना कोचिंग, अपनी सुबह क्लास चलती थी, या तो सुबह क्लास ले लेती थी रिकॉर्डेड, उसको पढ़ती थी, फिर सर स्कूल के लिए चली जाती थी। सर स्कूल से 4 बजे छुट्टी होती थी, तो सर घर आते आते 5 बज जाता था। तो सर उसके बाद मैं थक जाती थी इतना कि सो जाती थी, तब नहीं पढ़ती थी मैं। फिर 11-12 बजे के आसपास मैं उठती थी और रात के 3 साढ़े 3 बजे तक कम से कम पढ़ती थी मैं। उसके बाद फिर सो जाती थी। बस सर मेरा यही डेली का रूटीन था। बस 5 से 6 घंटे मैं घर पे पढ़ती थी और पूरा दिन स्कूल में पढ़ती थी। 5-6 घंटे जो तुम्हारा था वो सेल्फ स्टडी का वो टाइम? सर सेल्फ स्टडी का टाइम था। अभी तुमने बताया कि तुम्हारे नोट्स लाइब्रेरी में रखे हैं। जी सर। तो तुम लाइब्रेरी कब जाती थी? सर लाइब्रेरी मैंने अभी ज्वाइन करी है। अच्छा, अभी ज्वाइन? हाँ, 1 महीना हुआ है। तुमने 12th के सारे नोट्स बनाए, वो सब नोट्स कहाँ हैं? सर वही लाइब्रेरी में रखे हैं। तो अभी हम लोग लाइब्रेरी भी जाएंगे और इस बच्चे के नोट्स देखेंगे कैसे नोट्स बनाए बच्ची ने, क्योंकि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चे जो टॉपर्स के नोट्स देखना चाहते हैं, कैसे उन्होंने नोट्स बनाए, कैसे उन्होंने अपने सब्जेक्ट को तैयार किया। पढ़ाई के दौरान क्या क्या परेशानियां तुमने फेस की कि तुम्हें लगा कि ये चुनौतियां अगर न होती तो मैं और अच्छा कर पाती? सब्जेक्ट को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, या अवेलेबिलिटी को, जिसकी जैसे मान लो तुम कोचिंग जा रही हो तो कोई टीचर अच्छा नहीं है, या कोई किताब तुमको नहीं मिल पा रही है, या अगर ये नोट्स मिल जाता तो अच्छा हो जाता, क्या परेशानियाँ रही? सर परेशानी तो ये थी, सबसे पहले किसी ने सपोर्ट नहीं किया, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि स्कूल में सर सब लोग ऐसे बिहेव करते थे कि हमको बहुत अजीब सा लगता था। सर सभी टीचर्स यही बोलते थे हमारे पास पढ़ो, हमारे पास पढ़ो, हम तुमको प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, हम तुम्हारे ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर ऐसा सभी करते थे, लेकिन सर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी बात। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा।
विद्याकुल का कितना योगदान रहा सर तुम्हारे इस ये स्टेट रैंक- जो भी है क्वालिफाई? सर, जो भी है सब विद्याकुल का ही है अच्छा सर। मैं इतना कहूँगी, ईस्ट एंड वेस्ट विद्याकुल इज़ द बेस्ट। ये तुम्हें भरोसा, अपने- ये ट्रस्ट, ये मेहनत बेटा आप लोगों की है और आप ही जैसे बच्चों के भरोसे ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत मोटिवेट होते हैं जब हम ऐसा रिजल्ट देखते हैं। और बेटा आप ही लोग हमें हर साल मेहनत करने के लिए एनर्जी देते हो। हर साल एक एग्ज़ाम टाइम इतना थकान होती है, इतनी मेहनत होती है बहुत ज़्यादा। और उसकी एनर्जी बेटा आज के दिन और आप ही जैसे स्टूडेंट से हमको मिलती है। आपकी माता जी भी हैं और आपके पिताजी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उनको कैसा लग रहा है। एक बारी मैं आपके पिताजी से पूछूंगा। आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बिटिया, आपने सोचा था कि बिटिया के इतने अच्छे नंबर आएंगे? नहीं, हमने तो ये नहीं सोचा था, क्योंकि हमने इसको इतनी सुविधा नहीं दे पाए। अच्छा, और अरे पैसा तो था, मजबूरी थी। दूसरी बात यह है कि हम इसको समय नहीं दे, क्योंकि घर का वातावरण में कहीं कुछ ना कहीं हाँ, तो वो वातावरण घर का सही नहीं हुआ। लेकिन इस कामयाबी में लेकिन फिर भी हमने संघर्ष करते हुए इसको आगे बढ़ाने की सोचा। समय समय से फीस देना, समय समय से कोचिंग की फीस देना, मतलब मैं कहीं से एडजस्ट करता था, इसको देता था। ये बहुत बड़ी बात है और आपने इतना किया, ये बहुत ज़्यादा है। और एक सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि इस पूरे इंटरव्यू के दरमियान बिटिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि जैसे अक्सर हमने कई इंटरव्यूज़ लिए हैं, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर परिवार से ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर बिटिया ने एक शब्द ऐसा नहीं, उसने और नहीं आपने कहा। बिटिया के साथ बहुत किया। मतलब आपने उसे पढ़ाया, आपने उसकी फीस टाइम से टाइम दी, ये बहुत था। बाकी रही जो बातें हैं वो तो फिर देखी जाएंगी, लेकिन आपके संस्कार, आपकी परवरिश का ही नतीजा है जो आज बिटिया यहाँ पे पहुँची। भाई हमको जो देना था परवरिश में, जो वातावरण घर का होना चाहिए वो नहीं था। हाँ, मान लीजिए अगर हमने माहौल अच्छा इसको देते, वातावरण अच्छा देते, तो ये बिटिया और आगे बढ़ जाती। हमारी दिमाग में तो निगेटिव था कि हम ये पॉजिटिव नहीं सोचते थे। निगेटिव था कि बिटिया है, इसको कहीं इधर उधर घूमने के लिए भी अलाउ नहीं था। अच्छा, अलाउ नहीं था। आने जाने के लिए भी ब्रेक लगा था, समय से आओ, समय से जाओ, विद्यालय जाओ टाइम टेबल से, स्कूल से कोचिंग जाओ टाइम टेबल से। हम इसको समय टाइट करते थे कि अपने रास्ते में किसी से मिलने जुलने आने जाने में आप समय नष्ट नहीं करेंगे, नहीं इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। ये हमारी मानसिकता थी। हाँ, वो भी एक नतीजा रहा जो बच्ची ने पूरी तरह से फोकस किया और पढ़ाई पे आ गई। हाँ, जो अभी सुमित सर कह रहे थे, जो पिताजी इनके बता रहे थे कि बच्ची पर थोड़ा जो एक नियम कानून वाली बात कि समय से आओ समय से जाओ, समाज अभी इतना सहज हो नहीं पाया है बच्चियों के साथ। और जब भी उसने थोड़ा सा सहज होने की कोशिश की है तो उन्होंने कीर्तिमान रचे हैं। अभी पिछले साल शक्ति दुबे ने यूपीएससी टॉप किया, AIR 1। इस बार यूपी बोर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बच्चियों के हैं और ये बच्ची भी डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आई है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन उनके पास शुरू से, उनको कभी चौके में माँ खाना बनाने के लिए नहीं बुलाती, कभी नहीं बुलाती। और बच्चियों को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें तो घर ही संभालना है। शायद उनको अगर किताब संभालने की ट्रेनिंग दी जाए तो यहाँ पर हम स्टेट रैंक 1 के साथ भी बैठे होते। तो ये एक मोटिवेशन भी है और समाज से आगे निकलकर इनके पिता की सोच भी है कि एक शिक्षक ने अपनी बेटी को ऐसे समाज में जहाँ पर शायद शिक्षा के उतने अवसर मुहैया नहीं है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में 5वीं रैंक दिलाई, पूरे ज़िले में 5वां स्थान बड़ी चीज़ होती है। कम से कम कुछ नहीं लाखों की जनसंख्या होगी इस ज़िले की और वहाँ पर 5वां स्थान बड़ी चीज़ है। तो ये इनका प्रयास रहा और इसके लिए हमको इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। 12th तो मात्र एक छोटा सा पड़ाव है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कुछ करना है। तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी है इस बच्ची के साथ। करेंगे। याद आता है हमारा पहला इंटरव्यू होता है, एक बच्ची थी मुस्कान तिवारी नाम की। उसके पिताजी आर्मी में थे और घर पे रहती थी बच्ची। उसके पिताजी ने ये डिसाइड किया था कि 12 पास करते ही, इसमें वो आवाज़ नहीं आ रही शायद। उनके पिताजी आर्मी में थे और उन्होंने शायद कि रिश्ते वगैरह देख रखे थे कि बिटिया हमारी 12 पास होते ही उसको हम उसकी शादी कर देंगे। और उस बिटिया ने भी स्टेट में 5वीं रैंक लेकर ये बात को सिद्ध किया था। मतलब मैं बताना चाहूँ कि हर बार बेटियों ने खुद को प्रूव किया है
कि हम क्या हैं। कई बार समाज, एक डर होता है कि ये डर सर समाज की वजह से एक पिता के मन में होता है। वो कहते हैं कि बेटी होते ही पिता के मन में एक डर पैदा हो जाता है, तो वो समाज ही ऐसा है। बट लेकिन बेटियों ने हमेशा खुद को प्रूव किया है, खुद को बताया है कि मैं कौन हूँ। और यहाँ पर जहाँ आज हम बैठे हैं, अंशु ने खुद को प्रूव किया है कि मैं अंशु क्यों हूँ। और मैं चाहूँगा कि आगे अंशु क्या करना चाहती हैं। अंशु, आगे का क्या सपना है तुम्हारा? सर मैं IIT करना चाहती हूँ जी। तो अंशु का सपना इंजीनियर बनने का है और अंशु जेई करना चाहती हैं। और आई थिंक अंशु ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। शुरू कर दी है। तो लाइब्रेरी कब से ज्वाइन किया आपने? सर अभी 15 से 20 दिन हुए हैं। 15 से 20 दिन। तो जेई की तैयारी शुरू किया है आपने? जी सर, जेई की तैयारी शुरू कर दी है। जेई की तैयारी ही अंशु ने शुरू किया है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत गर्व का पल है। मैं चाहूँगा ऋषि सर अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो बेटा जैसे तुमने 12th की पूरी पढ़ाई की, तुम प्रॉपर नोट्स बनाती थी हर क्लास का? जी सर, नोट्स बनाती थी, जो इम्पोर्टेंट लगते थे बस वही लिखती थी। तो मैं ही पकड़े रहूँ, तुम बोलती रहो बस। जो सर इम्पोर्टेंट लगते थे बस वही लिखती थी और बाकी प्रैक्टिस करती थी सबसे ज़्यादा। सर मैं किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया सर तुमने? मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स में था और केमिस्ट्री में था। इसके अलावा मैं ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी, फिजिक्स पढ़ती थी। मैथ्स केमिस्ट्री में कितने, मैथ्स में तो 100 में 100 रहे, केमिस्ट्री में कितना नंबर है? सर केमिस्ट्री में मेरे 82 हो गए। हालांकि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही थी और सबसे ज़्यादा आने वाली सब्जेक्ट भी मेरी केमिस्ट्री थी। सर संस्थान में मैंने कॉपी मांगी थी, सर मुझे आधा घंटा लेट कॉपी मिली थी, जिस वजह से मेरा पेपर छूट गया था। अच्छा। केमिस्ट्री का। कुछ चुनौतियां हो जाती हैं बेटा, लेकिन हमें सुकून मिलता है बच्चों से बात करके इस चीज़ का कि इस बच्ची ने ये नहीं कहा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मेरे नंबर कम हुए। ये थोड़ा हमें डराता है, क्योंकि जब 50 लाख बच्चे आयोग में फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और वो हमें मैसेज करते हैं कि सर लिखा था लेकिन गलत नंबर मिला, तो हम डर जाते हैं कि भैया सही कैसे करवाएं। ये बच्ची है स्टेट डिस्ट्रिक्ट में 5वीं रैंक आई और ये कह रही है कि गलती मेरे तरफ से ही हुई थी, इसलिए 82 मार्क्स मिले, नहीं तो पूरे नंबर मिलते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिजिक्स में कितने नंबर है तुम्हारे? सर 94 नंबर है फिजिक्स में। तुमने अपने 12th की पढ़ाई कब से शुरू कर दी थी? सर मैंने 12th की पढ़ाई शुरू से ही स्टार्ट कर दी थी मैंने। सर जैसे ही मैं 12th में आई थी बस तभी से सर मैं पढ़ना शुरू कर दी थी। हालांकि हाँ सर मैंने अप्रैल से ही शुरू कर दी थी। अब मैथ में सर 11th में जब थी तभी से सर मैं मैथ की कोचिंग लगा रखी थी और मैथ में मैं बहुत पहले से स्कोर कर रही थी। जब मैं 11th में तभी से 12th की मैथ कंप्लीट कर ली थी पूरी। एक जो बहुत ज़रूरी सवाल है बेटा, उसका इस बच्ची ने जिक्र किया है, मैं यहीं इससे भी पूछना चाहूँगा और आप लोगों के लिए भी ये बड़ा संदेश होगा। 11th, बहुत सारे बच्चे 9th और 11th को बहुत कम बेकार समझते हैं कि यार इसमें क्या ही है, बोर्ड तो होता है 10th में या 12th में, उसी में पढ़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि 11th को क्या ऐसे ही नज़रअंदाज कर देना चाहिए, केवल 12th में पढ़ना चाहिए? नहीं सर, अगर आपका 11th जो होता है वो बेस होता है सर, अगर वो स्ट्रांग है ना तो आगे की पढ़ाई एकदम मजबूत होती है। सर हमको पता है कि हम 11th करके आए, हमने अच्छे से पढ़ाई की है, तो हमारे जो छोटे बहन भाई है हम उनसे भी ये कहते हैं कि तुम 11th में पढ़ो, उसे नज़रअंदाज मत करो, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट मत करो। वो सही रहेगा तो तुम्हारा आगे कभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो होते हैं 11th से रिलेटेड होते हैं। केमिस्ट्री भी है पूरी 11th से रिलेटेड होती है। तो सर मैंने 11th में बहुत मेहनत की थी 12th से ज़्यादा। तो ये संदेश है बेटा 11th के उस हर बच्चे के लिए जो अपने बुआ फूफा मामा के यहाँ घूम रहा है, पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं शुरू करोगे तो तुम्हारा 12th का एग्ज़ाम कैसा जाएगा ये तुम भी डिसाइड नहीं कर सकते। एक सवाल और मैं इस बच्ची से पूछना चाहूँगा बेटा, ऑनलाइन पढ़ती हो तुम, ऑफलाइन भी तुम स्कूल में जाती थी, तुम्हें कौन सा ज़्यादा सही लगता है या किस में तुम्हें ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं कि भाई अगर इस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाएंगी, क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जल्दी से डाउट सॉल्व हो जाएगा? क्या कहाँ तुम्हें सही ज़्यादा लगता है, कहाँ कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन में ऑफलाइन में? सर अगर मैं सही बताऊं तो और इस सवाल का जवाब एक लड़की के पर्सपेक्टिव से भी देना, क्योंकि जैसे मान लो 6 बजे शाम को, रात 7 बजे तुम्हें कोचिंग जाना है तो तुम नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं, उस संदर्भ में भी ये बताना कि ज़रूरी है। जी सर, आजकल जो स्कूलों में होता है सर वहाँ पॉलिटिक्स चलती है, व्यापार चलता है। सारे टीचर्स ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में, सारे टीचर्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं सर, ऐसा होता है। कहते हैं कि हम स्कूल में नहीं पढ़ाते, कोचिंग अपनी संस्थान खोल रखे हैं, कह रहे हमारे पास आइए हम आपको पढ़ाएंगे। स्कूल में पढ़ाते ही नहीं हैं सर, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी सर, हम बैठे रहते, पढ़ाई होती थी पर उतनी उस हिसाब से नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए थी।
अब ऑनलाइन में जितनी होती थी वह कभी ऐसा स्कूल नहीं कर पाएगा। ये बड़ा चैलेंज है, ये स्कूल बहुत वालों बड़ा ने जो व्यापार बना रखा है, इस पर भी अगला स्टेप हमारा होगा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खामी है कि स्कूल में टीचर्स ऐसा करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल्स में नंबर काटेंगे, यहाँ नंबर काटेंगे, वहाँ नंबर काटेंगे। तो ये चैलेंज सिर्फ अंशु नहीं, अंशु जैसे बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, स्कूल के एंड से ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बेटा आप मुझे एक बात बताइएगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगी और कैसे पढ़ाई करें, क्या कहना चाहोगी? उसके पहले एक सवाल मेरा है। हाँ बिल्कुल। मैं अपने लाभ का सवाल सर से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि तुम्हारे जूनियर्स विद्याकुल से क्यों जुड़ें? क्या लाभ उनको विद्याकुल से मिलेगा जुड़ने से? अगर वे शुरू से विजय बैच से पढ़ाई करते हैं तो वे अपने स्कोर को कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या बना भी सकते हैं, या केवल ये एक कहानी है कि हम लोग कहते रहते हैं कि भाई विजय बैच से पढ़ो नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे? क्या तुम्हें क्या लगता है? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप विजय बैच से अगर 9th में है तो 9th में ही जुड़ जाइए, क्योंकि सर 8th तक बच्चा घूमता है तो उतना संघर्ष नहीं लेता है, लेकिन जब 9th में आता है उसकी रियल पढ़ाई 9th से ही शुरू होती है। सर 9th में ही अगर वो बच्चा अभी है तो बैच ज्वाइन कर ले, और सर वो बहुत अच्छे से पढ़े। ये नहीं कि बैच ज्वाइन तो किया हुआ है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, बस नाम मात्र के लिए मैंने बैच ज्वाइन कर रखा है। उसे पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो तुम्हारा ये कहना है कि पढ़ाई शुरू से हो और विजय बैच ज्वाइन कर लो, अभी जाके ज्वाइन कर लो, ज़रूरी है, तुम्हारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। एक बात और, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी परेशानियों से जूझते रहते हैं, उनमें सबसे बड़ी परेशानी नोट्स वाली है, या इसकी है कि वे चीज़ों को कैसे तैयार करें, प्लान करें जिससे वे टॉपर बन पाएँ। क्योंकि एक तो पास होना होता है, अब तुम पास होने से थोड़ा ऊपर आ गई हो, अब तुम ये बता सकती हो कि टॉपर कैसे बने। जो एक वीडियो नहीं आती यूट्यूब पे, टॉपर्स कैसे बने, नहीं 2 महीने पढ़ के टॉपर कैसे बने, तो अब तुम ये बता सकती हो कि टॉपर वास्तव में कैसे बने, इसका जवाब तुम दे सकती हो। तो तुम क्या बताना चाहोगे अपने छोटे भाई बहनों? सर पहली बात तो ये, कोई 2 महीने पढ़ कर टॉपर नहीं बनता है, उसके लिए टीचर्स की और फैमिली की और खुद की मेहनत शुरू से होती है। अगर आप शुरू से मेहनत कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। सर मैंने शुरू से ही मेहनत कर रखी थी। अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहली बात ये है कि आप सबसे पहले चीज़ों को समझो, उसे लिखने से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा उसको समझो। अगर वो समझ गए आप तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा रटती नहीं थी, बस समझती थी। और लाइफ में फ़न भी इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप बस किताबों में लगे हुए हैं, आपका दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, आप बस सो गए। ये लाइफ में फ़न करो, एंजॉय करो, ये भी करो, लेकिन उसके साथ ये नहीं कि पढ़ाई में आप थोड़ा सा डिले कर दो, तो पढ़ाई भी आप करो। जितना ही आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ये कहते हैं लोग। सर यही कहूँगी कि टॉपर्स बनने के लिए खाली नोट्स ही ज़रूरी नहीं होती हैं, नोट्स तो आपकी रखी रह जाएंगी। जो नोट्स आप दिमाग में बना रखे हैं ना, जो फ्लो चार्ट स्कूल क्लास में टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फ्लो चार्ट बोर्ड में बनवाते हैं, वो आपके माइंड में छपा होना चाहिए। कॉपी में हो ना हो, आपके माइंड पे ज़रूर होना चाहिए। सर मैं इतना। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार इस बच्ची ने कहा कि फ़न भी ज़रूरी है, तुम अपने फ़न के लिए क्या करती थी? सर मैं अपने फ़न के लिए सर क्लास में मैं हंसती बहुत हूँ सर। क्लास में सभी लड़कियों को मैं हंसाती थी सर, और हंसते भी थे, मज़े भी लेते थे सर, ऐसे करते थे। और कई सारी छोटी बच्चियों जैसी एक्टिविटी भी थी मेरी। सर घर में डांटती थी कि छोटी बच्ची हो, ये है वो है। तो सर लाइफ में मेरे फ़न भी था, मैं बहुत इंजॉय करती भी थी। बेटा हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चों को पिछले 7 सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे इंटरव्यू हमने लिया है। बहुत कम बच्चियां ऐसी होती हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब देती हैं। उनमें केवल इनकी भूमिका इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उस परिवार की, उस परिवेश की भूमिका इम्पॉर्टेंट होती है। पिताजी शिक्षक हैं, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे पिताजी शिक्षक थे और मैं जानता हूँ कि शिक्षकों को शिक्षक अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार रखते हैं। तो और उनको लगता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार रखते हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बच्ची की सफलता पर? भाई हम लोगों आप को स्वयं शिक्षक हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए बच्चों को गाइड कीजिए। हम लोगों को तो यही विचार है कि हमारे बच्चे और आगे आगे बढ़ें, जिससे हमारा नाम रोशन हो। हम जितना सहयोग है अपना तन मन धन लगा के इनके पीछे हम लगाएंगे। अब सफलता इनकी ओर है, मेहनत इनकी ओर है, जो हमारा सहयोग राशि हो हम इनको सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। बेटा यहाँ तक ये चर्चा हमारी रही इस बच्ची के साथ जिसका फ़तेहपुर में स्टेट रैंक 5 है। इसने आपको बताया कि आप टॉपर कैसे बन सकते हो, क्योंकि ये टॉपर है। इसने आपको बताया कि टॉपर बनने के लिए नोट्स कैसे बना सकते हो, पढ़ाई कैसे कर सकते हो,
कब से शुरू कर सकते हो। और उसमें एक बात और थी कि आप विद्याकुल का कैसे उपयोग कर सकते हो। क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल सुमित सर पूछने जा रहे हैं और इसके बाद हम आपको और अलग तरीके के टॉपर्स से मिलवाएंगे जिन्होंने विद्याकुल का नाम रोशन किया है। हमारी साल भर की मेहनत एक कैमरे के सामने खड़े होकर एक कमरे में बंद करके होती है। हमारी लड़ाई ये रहती है कि भाई आज जाला लगा हुआ है आज एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, आज लाइट नहीं सही है। कभी ये परेशानी होती ही नहीं कि बच्चा सामने है कि नहीं है। कई बार तो ऐसी भी क्लासेस हमारी होती हैं जब बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि ऑड टाइम पे होती हैं। लेकिन ठीक है, इन सभी चुनौतियों के बीच जब ऐसे सुनहरे पल हमारे सामने आते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं, हम मिलना चाहते हैं और हम इस ज्ञान की श्रृंखला को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाई है, मुझे लगता है कि कुछ ही परसेंटेज का हेर फेर था, वरना स्टेट में आती आप। जी सर। आपके मैथ्स में भी 100 में 100 नंबर है। जी सर। क्या 100 में 100 नंबर मैथ्स में लाना आसान है? जी सर, बिल्कुल आसान है। आप क्या क्वेश्चंस बहुत रैंडम आते हैं या 100 में 100 के लिए आपने कितनी मेहनत की? सर 100 में 100 के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की हुई थी और वो मेहनत मेरी 11th से ही थी। सर मेरी राइटिंग एक भी नहीं बनती थी, आपको अभी मैं नोट्स दिखाऊंगी। सर मेरी राइटिंग एक भी नहीं बनती थी। स्कूल में टीचर्स यही कहते थे कि तुम अगर किसी चीज़ से रह जाओगी तो खाली तुम्हारी राइटिंग है। और सर शायद उसी का आज मुझे फल मिल रहा है। लेकिन सर कहूँगी मैथ्स में अगर एक सब्जेक्ट है मैथ्स जिसमें कभी भी राइटिंग के नंबर नहीं कटते। राइटिंग, हाँ, ये प्लस पॉइंट है। कभी भी राइटिंग के नंबर नहीं कटते। आज मैंने उसको देख भी लिया और ये प्रूफ भी हो गया है मेरी लाइफ में कि राइटिंग के नंबर नहीं जी कटते। सर, राइटिंग के नंबर नहीं कटते। अच्छा, इसमें हाँ सर एक लास्ट है मेरा। मैंने नंबर पूछना ही नहीं दूंगा ये आदमी पिछले 7 सालों से ऐसे बच्चों को खोजता है जो 100 में 100 लेके आते हैं और पागलों की तरह उनके पास दौड़ के जाता है। सुमित सर की पूरी साल भर की मेहनत सिर्फ इस पे होती है कि किसी भी बच्चे का मैथ्स में एक नंबर ना कटे, क्योंकि जैसा बच्ची ने बताया कि राइटिंग पे नहीं कटता है तो फिर आपकी स्किल मैटर कर गई और वहाँ पर टीचर की अपनी एबिलिटी बहुत मैटर करती है और बच्चों से उसका कनेक्ट मैटर करता है। और वो सुमित सर ने पिछले 7 सालों से पूरे उत्तर प्रदेश में जो पढ़ाते भी हैं वो भी यहीं से पढ़ते हैं और ये वो स्वयं कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई जुमला है, ये वो स्वयं कहते हैं जो पढ़ा रहे हैं यूपी में, वो सुमित सर से पढ़े हुए शिक्षक हैं। ये लेगेसी 7 साल से इस आदमी ने 100 में 100 दिलवा कर बनाई है। अब आप अपना सवाल पूछिए सर। सर का बहुत बहुत थैंक यू। बस ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट था। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 100 में 100 लाने के लिए दिमाग में ये बात सेट कर लेना कि मुझे 100 में 100 चाहिए ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानती हो कि ये जो विचार है कि मुझे 100 चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये काफ़ी रोल निभाता है। जी सर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा योगदान था मेरे टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का भी। उन्होंने कहा था कि मुझे अंशुपाल मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए। जब सर 11th में पढ़ती थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अंशुपाल मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 100 में 100 नंबर लाऊंगी ज़रूर। हाँ, तो ये जो थॉट है ये बहुत ज़रूरी है। यस सर। तो ये थॉट्स हमेशा आपको बना के रखनी होगी, 11 से बनानी होगी, 12 से बनानी होगी। और जिस तरह का कमिटमेंट जैसे अंशु ने किया कि मैं लाकर ही दिखाऊंगी सर से अपने, तो ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आपको बना के रखने होंगे, तब आप इतनी बड़ी जंग जीत सकते हैं। क्योंकि ये बिना विचार के और बिना प्री थॉट के आप इतना बड़ा रैंक लाना पॉसिबल नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बेटा हम यहाँ से जाएंगे बच्ची के लाइब्रेरी में, जहाँ इसके नोट्स देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसे नोट्स इसने बनाए, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है, नोट्स के ग्लिम्स आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब बच्ची के साथ जा रहे हैं उसकी लाइब्रेरी की तरफ और इसने हनुमान जी से वादा किया था कि जब विद्याकुल की टीम आएगी तो हम लेके आएंगे। तो पूरी टीम पहले हनुमान जी के यहाँ जाएगी और उसके बाद जाएगी लाइब्रेरी, जहाँ हम लोग देखेंगे इस बच्चे के नोट्स। मंदिर डेली आती थी? हाँ सर, कभी भी आना जाना होता था तो मैं उनके पैर छूती थी और शाम को शनिवार को मैं दीपक जलाने भी जाती हूँ सर, नहा धोकर। तो तुम्हारे कुछ दोस्त क्या बोला था भगवान से? सर मैंने भगवान से कहा था कि अगर मैं लेके आऊँगी विद्याकुल की टीम के साथ वहाँ तक लेके आऊँगी। अच्छा, ये बोला था भगवान से? भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था तभी तो भगवान ने कहा ठीक है तुम पक्का बुलाओगी। ये बताओ कि तुम्हारे कुछ दोस्त भी होंगे जो 12th में रहे होंगे तुम्हारे जी साथ? सर बिल्कुल है। उनके कैसे नंबर आए? सर उनके किसी के 87, किसी के 85, किसी तो उनकी दोस्ती कैसी है अभी तुम्हारे साथ? सर अभी तो फिलहाल वो मुझसे बोल ही नहीं रहे। अरे बोल दो भैया, बिटिया के इतने अच्छे नंबर आए हैं। ये मंदिर है, यहाँ पर इस बच्ची ने भगवान से कहा था मैंने जूते पहन रखे हैं तो मैं मंदिर की तरफ नहीं जाऊँगा।
ईश्वर के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है और इस बच्ची ने भगवान से कहा था कि विद्याकुल की टीम आएगी तो मैं लेकर के आऊँगी यहाँ पर, और हम सभी लोग, मैं, सुमित सर और शिवेंद्र सर, क्योंकि बाकी टीम अलग दिशा में गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों से मिलना है, तो इस बच्ची के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम फतेहपुर ज़िले के इस क्षेत्र में हमेशा आते रहें, हमेशा बच्चे टॉपर बनते रहें, हमेशा भगवान उनकी ऐसे ही सुनते रहें कि विद्याकुल की टीम आए और उनको लेकर वो यहाँ आए। इसके बाद हम लोग बच्चे की लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे भगवान को प्रणाम करके। अब तुम्हारी लाइब्रेरी की तरफ, और वहाँ पर नोट्स देखना है, जो इसने बताया कि नोट्स वो देखना ज़रूरी है। कब जाती थी लाइब्रेरी, फिर से बताओ, भूल गया मैं। सुबह मॉर्निंग में सर मैं 10 बजे की समथिंग लाइब्रेरी चली जाती थी। अच्छा, जब से 12th का एग्ज़ाम हो गया तब से? सर यस सर, जब से 12th का एग्जाम हुआ है जब से तुमने नीट के बारे में सोचा, जेई के बारे में मैंने सोचा है। ठीक ठीक ठीक। जी सर। तो सुमित सर तो अब तुमको गाइड करने वाले हैं आगे अच्छे से। जी सर। बाकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी व्यवस्था है। गांव के छोटे छोटे चौराहों पर लाइब्रेरियों का खुलना भारत के शैक्षिक व्यवस्था का मजबूत होना है, क्योंकि पढ़ने की अव्यवस्थाएं घरों में रहती हैं, घरों में काम रहता है, घरों में अभी भी बहुत सारे घरों में बच्चों को एक कमरा नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, डिस्टर्बेंस होता है। तो एक छोटा सा एरिया जहाँ पर एक मेज़ भर की जगह मिल जाती है उन्हें अपने सपनों को जीने के लिए, उनको वास्तविक बनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और मेहनत करके फोकस्ड होकर के पढ़ पाते हैं। इनका ऑफिस कहाँ है? सर का ऑफिस है नीचे? नीचे। तुमने फतेहपुर ज़िले में इतिहास बनाया। ऑफिस में हस्ताक्षर के बाद ही प्रवेश। हेलो प्यारे साथियों, हम आपको 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब करने वाले हैं, उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी एक बच्ची, अपना नाम, तुम्हारा नाम क्या है? अंशुपाल। अंशुपाल ने इस लाइब्रेरी में पढ़कर 5th रैंक प्राप्त की है, तो हम यहाँ हैं। सर ये मेरा स्टूल, मेरा स्टूल। अंशु का ये 18 नंबर पे बैठ, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ बैठकर इतिहास लिखा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक, और 18 नंबर की टेबल है जहाँ अंशु बैठती है। ये टेबल तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर क्या? डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी क्या है? सर मेरी 1 से 2007। 1 है तुम्हारा, 819। 1 जनवरी, 1 तारीख 1 जनवरी और 2007। 1 जनवरी। क्या बात, क्या बात, ऐसे ऐसा बर्थडे होना चाहिए। आप सब लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? GRC लिखते हैं आप? और आप? यूपी पुलिस की। तो ये लाइब्रेरी अच्छी है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के कम से कम 5-7 लाख बच्चे इसको देखने वाले हैं। हाँ, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल भैया, ठीक। और क्या क्या टाइम होता है इसके खुलने का? सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलती है। अच्छा, उसके बीच में कोई भी आ सकता है, लड़के लड़कियां सब? हाँ, सभी पढ़ते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आइए नोट्स देखते हैं। हाँ, नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? ले लो नोट्स, यहाँ ले लो। अब भैया दीदी को पढ़ने दो, बाहर हम लोग नोट्स देखेंगे, ठीक है? बेटा ये छोटा सा एक सेगमेंट है जहाँ पर हम आपको उस नोट्स को दिखाने वाले हैं जिसको पढ़कर इस बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक लाई है। वो सारे नोट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं और उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। सबसे फेवरेट विषय इसका मैथ्स था। सुमित से तैनात हो चुके हैं सबसे पहले, और मैंने इनसे कहा कि भाई नोट्स तभी ओपन कीजिएगा जब मेरे सारे बच्चे लाइव हों, अकेले मत देख लीजिएगा। तो ये आपके सामने ही सारा नोट्स देखने जा रहे हैं। सर हर एक पन्ना दिखाइएगा सभी बच्चे। सारे पन्ने देखेंगे। सबसे शुरुआत मैथ से करेंगे। मैथ्स में 100 में 100 आया है, तो पहले मैथ्स की कौन कौन सी नोट्स हैं आपके पास, फिर हम चलेंगे, क्योंकि ये कौन सी कॉपी है? ये फार्मूले की कॉपी है। पहले एक बारी फार्मूले की कॉपी हम ओपन करते हैं, जहाँ पर नाम लिखा हुआ है अंशुपाल, राधानगर, ये भावपुर, फतेहपुर, ठीक है? इस पर थोड़ा नंबर पे वो कर देना, ठीक है? इसको मिटा देना, उस पर ध्यान देना, भूलना नहीं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये देखिए 11th की नोट्स है पहले, जहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, और ये पूरे नोट्स। अच्छा, एक खूबसूरत बात ये है, हाँ सर, हाँ वो बेसिक होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, तो वो बेसिक होता है। अब देखिए सबसे प्यारी बात है कि बच्चे ने इंग्लिश में नाम लिखे हैं, जो कि मैं बार बार आपको समझाता हूँ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये देखिए राइटिंग का हालांकि तुम जिक्र कर रही थी, पर बहुत अच्छी राइटिंग है, तुमने लिखा बहुत क्लियर। और राइटिंग अच्छे का मतलब होता है कि जो लिखा, हाँ राइटिंग अच्छे का मतलब होता है जो लिखा है वो क्लियर समझ में आ जाए। तो तुमने जो लिखा है बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग 12th की नोट फार्मूला। यहाँ से 12th का फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला लिखना शुरू किया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले हैं सारे। इसके बाद ये रेंज और परिसर वाला है,
और इसके आगे चलते हैं। तो ये समाकलन के सूत्र हैं, तो ये फार्मूले की नोट्स है, ठीक है। सारे फार्मूले याद है? यस सर। पक्का? 12th के सारे फॉर्मूले याद कहीं से हैं। भी पूछ लूँ? हाँ सर, 12th बता के ले आप वो। पूछ सकते हैं सर। ठीक है, मैं मान लिया क्योंकि 100 में 100 आए हैं। आगे चलते हैं। और कौन सी किताब मैथ्स की? सर ये नोट्स थे जो मैं 11th में पढ़ती थी, तभी मैंने 12th का पढ़ा था। हाँ। सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक अलग कॉपी बना रखी थी सर, स्कूल से ये डायरी भाई की थी। अच्छा। इसी में सारे तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कौन सा स्कूल है बेटा? ये की डायरी थी सर। सरस्वती बाल मंदिर सब। अच्छा, पढ़ती तुम दूसरे स्कूल में थी ना, लेकिन मैं दूसरी स्कूल में ये भैया की डायरी भैया थी। की डायरी थी, तो मैंने ठीक है। सारी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जितने इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी के सारे मेथड, फॉर्मूले, डेरिवेशन सब कुछ मैंने इसमें लगा रखा था। ये ठीक है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है। तो ये एक दूसरा कह सकते हैं, एक दूसरे फार्मूले की कॉपी है। पूरे चैप्टर का इसमें निचोड़ था। चैप्टर का निचोड़ था, जिसका शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, जिसका आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे अवेलेबल थे। सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर। चलो देखते हैं एक बारी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों से विज़िट करवाते हैं आपके। तो ये सारे फार्मूले जितने कराए गए थे वो इसी में अंशु ने लिखे थे, जो मैंने कहा था। जैसे एक मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत फोर्सली कहा था कि इसको तैयार कर लो। और आते हैं, अभी हिंदी में भी आते हैं, हिंदी क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छे नंबर है। हिंदी की बात नहीं। और क्या तुम्हारा केमिस्ट्री भी बच्ची की बहुत अच्छी थी। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बिटिया के। केमिस्ट्री में भी हम लोग आएंगे। इसके बाद और मैथ्स की कोई नोट थी, फिर केमिस्ट्री की तरफ चल। मैथ्स के रजिस्टर था सर। ठीक है, ये कौन सा, इसी को ओपन करो। ये केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री की नोट्स दिखाते हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बिटिया की, पर किसी कारणवश नंबर कट गए हैं, या हाँ उस दिन कॉपी लेट मिली थी सर, कॉपी लेट मिली थी, जिसकी वजह से ये नहीं मिल पाए। मैं चाहूँगा कि ऋषि सर केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलें, क्योंकि ऋषि सर की केमिस्ट्री पहले बहुत केवल विलेन चैप्टर आता है, बाकी तो हाँ पहला चैप्टर ऋषि। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग थी। ऑर्गेनिक मुझे सारी आती थी, कोई भी रिएक्शंस कहीं से दे दी जाती थी तो मैं कर लेती थी, और सारी रिएक्शंस मुझे ऑर्गेनिक में कंप्लीट थी मेरी। जैसे गटरमैन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, हाँ मैं 2-4 ऐसे याद रखा हूँ कि इंटरव्यू के समय मुझे बोलना पड़ेगा। तो मतलब ये सारे तो सर सारे चैप्टर विद्युत आवेश क्षेत्र विलयन। अच्छा, आप फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो बेटा ये बहुत मैं फिर से ये बात फोर्सली कह रहा हूँ कि बिटिया के केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आने थे, पर उस दिन हुआ क्या था, आधे घंटे शायद लेट कॉपी मिली थी। बिटिया ने बताया कि आधे घंटे लेट कॉपी मिली थी, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। अदरवाइज केमिस्ट्री में भी 100 में 100 नंबर मिलने के चांसेस पूरे थे। वेरी गुड बेटा। और कौन से नोट्स हैं आपके? ये भी केमिस्ट्री की बनाई थी। सर किसी और नोट्स पर जाने से पहले अपने बच्चे के लिए जो आप प्यार भरा चॉकलेट। हाँ चॉकलेट्स, चॉकलेट बेटा मैंने कहा था कि आपकी चॉकलेट आपको मिलेगी, ये आपकी चॉकलेट है, ठीक है। और एक्चुअल में हम लेकिन इस बार के बाद से एक नियम और है कि जितनी चॉकलेट्स मिलेंगी उतने काउंट करके दूंगा। ये नियम इस बार था कि एक चॉकलेट का, अगली बार से जितनी मिलेंगी क्लासेस में उतनी काउंट करके देंगे। तो ये बिटिया की चॉकलेट, ठीक है। मेरी फर्स्ट चॉकलेट है ये पहली चॉकलेट है ये पहली चॉकलेट अंशु की थी। और चलते हैं देखते हैं ये केमिस्ट्री। बेटा आप एक बारी टॉपर्स की नोट्स देख रहे हैं। ऋषि सर इस पर अगर आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपर्स की नोट्स है। सर आपसे क्लियरली बच्चों को दिखा दें कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो समझ जाएं कि कैसे बच्चे नोट्स हाँ, बनाएं। कोई तो टॉपिक जो मैं एक टॉपिक जैसे एल्केन बनाने की विधि लिखी हुई है, आप देखें। एल्केन बनाने की विधि बाई हाइड्रोजनेशन मेथड से बच्चे ने किया है। आप अगर नोट्स देखें तो कितना क्लियर लिखा हुआ है। मैं बार बार ये कहता हूँ, अच्छी राइटिंग की परिभाषा है कि आपने जो भी लिखा है वो क्लियर विजुअल होनी चाहिए। एक चीज़ मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ, गलत हो जाए तो एक सिंगल लाइन खींच दो, उसको कुछ पूछा नहीं देना चाहिए। ये गलत हुआ है, सिंगल लाइन खींची गई है। इसी तरह से नोट्स होनी चाहिए। गलत होने पर जो लोग ऐसे रंग से भर देते हैं वो बहुत गलत तरीका होता है। तो बहुत प्यारी नोट्स बिटिया की अभी तक की देखने को मिले हैं, और बहुत अच्छे नोट्स बनाया है, एक एक करके विजुअल है सारी चीज़ें। और इसके बाद बेटा और कौन कौन से विषय के आपने नोट्स बनाई? ये केमिस्ट्री की नोट्स है, जो कि मैथ्स में ही सारे जो क्वेश्चंस थे आप लगवाते थे। और हाँ, समाकलन मैथ्स की भी नोट्स अगर देखा जाए, देखो एक पैटर्न में जो कुछ भी एक एक लाइन वाइज आप देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें क्लियर विजुअल में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप देख मतलब आपको लगे कि क्या किया है क्या नहीं किया है। और आई थिंक ये रफ़ कॉपी थी, फिर भी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉपी है। बेटा और कौन कौन से विषय की कॉपी है आपके पास? केमिस्ट्री की ही कॉपी है, और इसके साथ सर सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री ही पढ़ते थे। केमिस्ट्री में ही कॉपी ले। ये इंग्लिश की कॉपी देखते हैं। इंग्लिश में सारे रूल्स लिखे तुम कैसे कह रही थी कि तुम्हारी राइटिंग ख़राब थी? भाई किसने कहा तुम्हें, किसने अंधेरे में रखा? तुम्हारी इतनी अच्छी राइटिंग है
क्लास में कभी भी मेरी कभी भी फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं आती थी सर, राइटिंग की वजह से। बहुत प्यारी राइटिंग है बिटिया तुम्हारी, और जिसने भी कहा राइटिंग ख़राब है तुम्हें अंधेरे में रखा गया है, शायद वो चाहते थे आप और अच्छा करो, बट आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आपने लिखा भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक एक लाइन वाइज समझ में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है। ये किस चीज़ की कॉपी है? सर सोमेश सर ने जितना भी पढ़ाया था वो सब मैंने तो भैया सोमेश सर ने जितनी मेहनत की थी, बिटिया ने एक एक लाइन वाइज सोमेश सर, और सोमेश सर वैसे भी पढ़ाने के लिए बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं। वो बंदा पढ़ाना शुरू करता है, हाँ वो केवल क्लास में पढ़ाना ही पसंद करते हैं, कोई इधर उधर की बात करता है तो वो ब्लॉग भी करवा देते हैं। ये सोमेश सर की बनाई हुई नोट्स है, वेरी गुड, मतलब जो उन्होंने पढ़ाया है, वेरी गुड बेटा। और कौन सी नोट्स है? और सर ये एक मेरी शॉर्ट नोट्स थी जिसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखती थी मैं। ये देखो एक ये कितनी अच्छे तत्वों के न्यूनतम और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, ये एक पेजेस में लिखा हुआ है, वेरी क्लियर विजुअल है, आप देखें। और इसमें नेम रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन अलग, नेम रिएक्शन उनको एक पेज में लिख ली। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर ये कुछ वो थे सर कन्वर्जेशन थे, अच्छा रूपांतरण था, तो हाँ, उसके नियम सारे लिखे हुए थे। ये कन्वर्जन है, आप देखें सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन है, पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही आप देखें और कुछ जो मेथड्स थे, एस्ट्रीकरण है ना, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। तो बेटा आपने ये नोट्स देखी है अंशु के, और आगे? तो ये था नोट्स का सिलसिला जो कि अभी हमने आपको दिखाया, और इस नोट्स के सिलसिले में अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा आपके भविष्य में, आपके अच्छे मार्क्स में इन नोट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको लगता होगा कि नोट्स ज़रूरी हैं कि नहीं, बट ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती है, खासकर एग्ज़ाम। इसीलिए कहते हैं जब भी आप पढ़ें तो नोट्स ज़रूर बनाएं। अच्छा, किसी एक क्लास को आप कितनी बार रिवाइज़ करती थी बेटा? सर 12th में आपकी क्लास में सर जो वन शॉट आती थी उसको मैं बहुत अच्छे से देखती थी, और जब ऐसे नॉर्मल क्लास चलती थी तो उसको ज़्यादा टाइम होता नहीं था तो उसको 2x की स्पीड में देखा करती हाँ, थी। ठीक है, ये भी अच्छा है कि जब आप रिवाइज करती थी आप सारी क्लासेस को? सारी क्लासेस को मैंने रिवाइज किया है। कितनी बार? सर 2 बार समथिंग। 2 बार, मतलब कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक बार ही आप क्लास करो, उसके बाद उसको 2 बार ज़रूर रिवाइज़ करो, क्योंकि आप कहते हो कि सर पढ़ते वक्त समझ में आ जाता है फिर भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब एक बार दवा देते हैं, बुखार उतर जाता है, बाद में फिर दवा खानी पड़ती है, 2-3 बार ये क्रम चलता है। उसी तरह बेटा एक बार क्लास करो, फिर 2-3 बार रिवाइज़ करो, तो बेहतर रिजल्ट आपके पास आएंगे। सर अब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेटा कि देखो 2 बातें हैं। एक तो ये होता है कि हम तुम्हें कुछ बताते हैं और उसमें हम बताते हैं कि ऐसा करोगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन एक समय आता है रिज़ल्ट के बाद जब हम चलकर एक ऐसे बच्चे के पास आते हैं जो खुद से वैसा करके सफलता प्राप्त कर चुका है, और जब वो कुछ बताए ना तो धैर्य से सुना करो, फॉलो किया करो, क्योंकि हो सकता है कि उसने जो गलतियां की हों उन गलतियों को तुम दूर करके उससे और बेहतर बन पाओ। उसकी डिस्ट्रिक्ट रैंक 5 है, तुम 1 ले आओ, हो सकता है तुम स्टेट में कोई रैंक ले आओ। क्यों? क्योंकि एक लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है एक प्रैक्टिकल के रूप में कि उसने करके दिखाया है जो करना मुश्किल होता है। आज उसने उस चीज़ को आसान बना दिया है, कम से कम एक ज़िले के लिए जिसका नाम फतेहपुर है। ऐसी तमाम कहानियाँ आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और उन कहानियों को विद्याकुल परिवार आपके सामने लाता रहेगा। आपको ये सारी कहानियाँ इसलिए सुननी है जिससे आप उन कहानियों को सुनकर अपने आप को और बेहतर बना पाओ। तो आज की ये यात्रा चलती रहेगी। ये पहला पड़ाव था जहाँ हम रुके थे। हमारे साथ हमारी बच्ची थी जिसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक मिला था, एक कंपटीशन में मिली थी जिसमें इन्होंने फार्मूला और ये गिफ्ट में मिली। 100 में 100 आने का राज क्या होता है? यही कि जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को उसके प्रति समर्पित कर दें। इस बच्ची ने इस गिफ्ट मिली डायरी में मैथ्स के नोट्स बनाए तो उसके 100 में 100 आए, और किसी विषय के बनाती तो हो सकता है उसमें 100 में 100 आते हैं। देखिए महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। अगले पड़ाव की जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। विद्याकुल परिवार विजय बैच, जो कि एकमात्र बैच है यूपी का सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाला, इसकी गूंज अब आपके कानों तक पहुंच रही है। तो अब आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको उस विजय यात्रा में शामिल करने के लिए विजय बैच से जोड़िए और उनसे कहिए कि मार्च अप्रैल से ही पढ़ाई करके इतिहास बदला जा सकता है। 2 महीने में 40% नंबर आते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद जानलेवा है। धन्यवाद।